हाय हाय एवरीवन। आवाज आ रही है आप लोगों को? से यस इफ आई एम ऑडिबल। जय हिंद। से यस इफ आई एम ऑडिबल। हेलो मोदत विशाल निको राइट। Okay, great, 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 great. So, shall we start with the today's session? Uh, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू मेरा इनको आईपीएस जो ग्रुप है ये इनका धन्यवाद है कि इन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आने का, आप लोगों से बात करने का मौका दिया है। एक्चुअली पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि आप लोग क्यों, मुझे लगता है कि शायद मैं आपके किसी काम आ जाऊं, शायद मैं थोड़ा सा कुछ जानता हूं, थोड़ा यूपीएससी के बारे में समझ गया हूं यूपीएससी को। तो मैंने 6 अटेम्प्ट दिए हैं, थोड़े ज़्यादा हैं, आई नो कि वही पहले में नहीं क्लियर हुआ, 6 देने पड़े, बट होता है जब आप तैयारी शुरू करते हो, यू डिसाइड योर कि आप कहाँ जाओगे, आईएएस में कौन सा कैडर लोगे, आईपीएस में। बाय द टाइम 6 अटेम्प्ट आपके पूरे होते हैं, आप कहते हो भैया बस सर्विसेज में घुसा दो। तो वो होता है, कई बार आप पहले में क्लियर कर जाते हो, कई बार 2, कई बार 3, पर ये श्योर है कि अगर आप लगे रहोगे तो आपका क्लियर होगा। तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में। मैंने पहला अटेम्प्ट अपना दिया 2010 में, 2009 में तैयारी शुरू करी, 10 में अटेम्प्ट दिया। तो पहली बार में ही मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, पर बहुत मेहनत लगी है प्रीलिम्स में। इट वाज मोस्ट डिफिकल्ट। और उस टाइम आवाज आ रही है सबको? ओके, यू वांट मी टू स्पीक इंग्लिश? इज एवरीवन कंफर्टेबल? Okay, so I have given my first attempt in 2010, right? First attempt, and I have cleared my prelims. Yeah, in first attempt I have cleared my prelims, but it was very difficult to crack because I'm very new to this UPSC thing, and if I used to find even one person who have cleared prelims, that was like a god for me. I used to ask him again and again, sir, how have you cleared prelims? That was the euphoria of that time. But what happened later? By the second attempt, I have again cleared prelims, and by the third attempt, actually, some people are saying only Hindi, some people are saying only English. So I think mix रखते हैं ताकि दोनों को समझ आ जाए। नो, आई डोंट नो मराठी। तो प्रीलिम्स में आपको ये बता रहा हूँ कि बाय द टाइम आई हैव अटेम्प्टेड थर्ड अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट जैसे ही मैंने अटेम्प्ट किया, प्रीलिम्स वाज लाइक अ very easy for me. It was like a cake walk. एक हफ्ता लगता है, only a week to prepare for prelims when you have already attempted last 2 attempts. ठीक है, तो वो जो सीक्रेट है प्रीलिम्स क्लियर करने का, वो मुझे लगता है मेरे पास है। और एक यही वजह है कि 6 के 6 अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं रुका कभी। 4 बार मेंस क्लियर हुआ है, दो बार इंटरव्यू क्लियर हुआ है फाइनल। एक सवाल आप लोगों के दिमाग में ये होगा कि वाई आई वॉज नॉट एबल टू सिक्योर हाई रैंक टू गेट इनटू आईएएस और आईपीएस। यस, दैट वाज एन इशू, बट मुझे जो लगता है द मेन रीजन वाज मेरी हैंड राइटिंग वॉज वेरी पुअर, वो आज तक पुअर है, और वही एक सबसे बड़ा रोड़ा रही है। दैट वाज द बिगेस्ट ब्लॉकेट, राइट? तो मेरी एक सलाह है आप लोगों को, कुछ भी हो अपनी हैंड राइटिंग पे जरूर फोकस करिए। फोकस ऑन योर हैंड राइटिंग, राइट? ओके, तो 2013 में मुझे IELTS मिला, बट मुझे थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन की साइड ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो आई चूज डेनिप्स इन 2016। ओके, तो अब हम आते हैं अपने इस लेक्चर पर कि हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन। इसके बारे में किसी का कोई सवाल है तो लिख दिए एक बार। Write your question regarding how to start UPSC preparation if you have any doubt, because it's a very vague question. लॉकडाउन में कैसे पढ़े? सब हो जाएगा भाई। पहले हम आते हैं, फिर टॉपिक बाय टॉपिक चले तो आई थिंक इट विल बी बेटर टू मूव टॉपिक बाय टॉपिक। पहले हम डिस्कस करते हैं हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन। किसी को डाउट है इसमें, यूपीएससी की प्रिपरेशन हम कैसे स्टार्ट करें? देखो, यू विल फाइंड वेरियस पीपल
यू विल फाइंड वेरियस पीपल हु विल से कि आप पहले लक्ष्मीकांत पढ़ो और एनसीईआरटी पढ़ो और फलाना ठिकाना, रीड मेनी बुक्स एज यू कैन, बट मुझे ऐसा लगता है आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए मेंस का सिलेबस। मेंस का सिलेबस पढ़ो, पॉइंट बाय पॉइंट, टॉपिक बाय टॉपिक, टॉपिक बाय टॉपिक, पहले सिलेबस जानना जरूरी है। एंड देन यू अंडरस्टैंड इसमें से कौन सा वीक पार्ट है, कौन सा आपका वीक पार्ट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पार्ट है। सबसे पहला काम ये है। देन स्टार्ट विद एनसीईआरटी, दैट इज हाउ यू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन। ओके, व्हाट शुड वी डू आफ्टर 12th? ये किसी का क्वेश्चन है? से यस। गुड इवनिंग, हेलो बादशाह। ओके, देखो 12th के बाद हम क्या पढ़ें? ओके नाइस। 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, प्री कैसे क्लियर होगा? वी विल कम टू योर पॉइंट निशु, जस्ट होल्ड अ बिट। पहले हम बात कर लेते हैं कि 12th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें, व्हाट सब्जेक्ट वी शुड टेक आफ्टर 12th। ओके, 12th के बाद कई लोग हमसे कहते हैं कि आई थिंक कि यूपीएससी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब की ज़्यादा वैल्यू है, तो क्या हम बीए करें, एमए करें? सी दैट इज अप टू यू। देखो, अगर आप इवन डॉक्टर करते हो, अगर आप इवन डॉक्टरी करते हो, आप एमबीबीएस करते हो, लेट मी टेल यू, हमारे साथ बैचमेट्स हैं, हमारे डायनेमिक्स में भी हैं, आईपीएस में भी हैं जो डॉक्टर्स हैं, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस टाइम पर जो ये पेंडेमिक चल रहा है, राइट? तो आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो ग्रेजुएशन है, वो हमेशा काम आएगी आपकी सर्विस में। दैट सर्विस इज अ डिफरेंट पार्ट, एजुकेशन इज डिफरेंट। इन दोनों को मिक्स मत कीजिए कि मैं 12th के बाद भी वही सब्जेक्ट लूँ जो मुझे यूपीएससी में काम आए। यूपीएससी की तैयारी एंटायरली डिफरेंट है, ठीक है? अगर ऐसा होता, अगर सेम होती, तो हर बीए, एमए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी करने वाला सब यूपीएससी क्लियर कर लेते। ऐसा नहीं है। और आप देख सकते हो कि अभी इंजीनियरिंग कितने ग्रेजुएट्स आ रहे हैं। सो इट इज पर्टिकुलरली ऑन योर इंटरेस्ट, जिसमें आप एक्सपर्टीज करना चाहें लाइफ में। आप ये मान के चलो कि यूपीएससी नहीं हुआ तब क्या बनना चाहोगे? आप इंजीनियर बनना चाहोगे, डॉक्टर बनना चाहोगे, लॉयर बनना चाहोगे, सीए, क्या बनना चाहोगे? जो बनना चाहते हो वो सब्जेक्ट ले लो। पहले ग्रेजुएशन पूरी करो और उसके आखिरी साल में या फिर 1 साल और पहले आप तैयारी शुरू कर दो यूपीएससी की। दैट्स एज सिंपल एज दैट। यूपीएससी हर सब्जेक्ट को उतना ही वैल्यू देता है। ओके ओके, राइट। नेक्स्ट हम जो टॉपिक है वो है एस्से राइटिंग पे। किसी का कोई डाउट? हाय, या और कोई क्वेश्चन? कौन सा लैंग्वेज से पेपर देना अच्छा रहेगा? जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या यूपीएससी में? देखो यार, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ कि हिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो दैट विल बी इनजस्टिस, राइट? यूपीएससी को चाहिए मार्क्स। वो यूपीएससी ये नहीं देखता कौन सा सब्जेक्ट आपने लिया है, कौन से कैसा आप आंसर लिखने का तरीका क्या है, कौन सी बुक आपने पढ़ी है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा, अगर आप उनका आंसर दे पा रहे हो, दे विल गिव यू मार्क्स, एज सिंपल एज दैट। मेरा जो मोटिव है आज आप लोगों से इंटरेक्ट करने का, वो है यूपीएससी की तैयारी को बिल्कुल सिंपल बनाना, एकदम सिंपल, ठीक है? इसको आप कॉम्प्लेक्स मत बनाइए। दैट इज व्हाट यूपीएससी वांट्स। बिल्कुल सिंपल रखिए कि हम तैयारी कैसे करें, ज्यादा इधर उधर मत भागिए। देखिए, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एज कितनी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये सब आंसर आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। आप नेट पर सर्च मारेंगे यूपीएससी की एलिजिबिलिटी, यू विल फाइंड द आंसर। बट यहाँ पर आप बेटर है कि आप यूपीएससी की तैयारी के बारे में पूछें, दैट विल बी गुड। कौन से बुक से एस्से राइटिंग करें? एस्से राइटिंग किसी बुक से नहीं होती है दोस्त। एस्से राइटिंग आपने जीएस करा, आपको सारी नॉलेज हो गई, देन यू स्टार्ट राइटिंग, यू विल डेवलप द फ्लेयर, राइट? हेलो, देखो दोनों ही ऑप्शन है, यू कैन गिव इन हिंदी एंड इंग्लिश टू। बट अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आई वुड सजेस्ट इंग्लिश, गो विद इंग्लिश। यू नीड द कोचिंग और यू कैन सेल्फ स्टडी? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, कोचिंग कुछ नहीं करती, आपका काम थोड़ा आसान कर देती है। आप बहुत सारे लोग देखोगे जिन्होंने कोचिंग से निकाला है। यस, मैंने कोचिंग किया था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं था इस चीज़ में, और मुझे भी आपकी तरह डर लगता था कि ये कौन सा पहाड़ एग्जाम है, ये तो निकालना पड़ेगा, इसके लिए कोचिंग चाहिए। कोचिंग करी, बट बाय द टाइम आई रियलाइज कि कोचिंग इतनी ज़रूरी नहीं है। इट्स अप टू यू। अगर आपको लगता है आपको कोई पढ़ाने वाला चाहिए, समझाने वाला,
तो ठीक है वो कर लो, वरना फिर बुक्स तो है ही समझाने के लिए, अगर आप बुक्स में टाइम दे सकते हो तो। यूपीएससी को आंसर चाहिए, दैट्स इट। चाहे आप आंसर यूट्यूब देख कर करो, चाहे आप आंसर बुक देख कर करो, चाहे आप आंसर किससे कोचिंग लेकर करो, पर उन्हें आंसर चाहिए, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी। एंड आई थिंक आप आंसर दे सकते हो अगर आपको किसी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपने प्रैक्टिस करी है। मैंने कौन कौन सी बुक पढ़ी है, ये किसी का क्वेश्चन है, एक वैशु पटेल, हिंदी वालों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है क्या? दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। यू शुड आस्क दिस टू यूपीएससी, नॉट टू मी। सर मुझे इंग्लिश नहीं आती। मोटिवेशन के लिए क्या करते थे? किसी को ये क्वेश्चन है? किसी को मोटिवेशन रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ, कि मोटिवेशन के लिए क्या करते थे लगातार इतने साल मोटिवेट रहने के लिए, कि बार बार मोटिवेशन डाउन होता है आपका? देखो, हर मोटिवेशन, हर गोल, हमारी हर मेहनत मूव्स लाइक साइन वेव। किसी को साइन वेव के बारे में पता है? डू यू नो साइन वेव? साइन वेव आपकी इस तरह से काम करती है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। सेम स्टैंड्स विद मोटिवेशन। अगर आज आप ये वीडियो देखकर मोटिवेट हो जाते हैं, तो एक हफ्ते बाद हो सकता है आप फिर से डाउन फील करें, फिर से आप फील करें यार अब नहीं हो रही पढ़ाई, जो सोचा था वो नहीं हो रहा है। फिर एक हफ्ते बाद फिर आप फील करें हाँ अब तो हो रही है। तो ये तो लाइफ में चलेगा ही। बट मोटिवेशन के लिए मेरे पास दो चीजें हैं करने के लिए। एक तो आप मूवीज देखते हैं, यस देखिए मूवीज, मूवीज देखना बहुत जरूरी है, पर मूवी में वो मूवी देखिए जो इंस्पायरिंग होती है। लाइक मैं आपको 2-3 मूवी बता सकता हूँ जो मैं बहुत देखता था, हर बार देखता था और बार बार देखता था। आपको जब भी लेस मोटिवेटेड फील करता था, आई यूज टू वॉच मूवीज। मूवी का नाम मैं आपको बताया था। मूवी का एक तो मूवी का नाम है पीसफुल वॉरियर, इंग्लिश मूवी है पीसफुल वॉरियर, जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा बता रहा हूं। सेकेंडली एक आप मूवी देखिएगा कुंफू पांडा, फर्स्ट वाला पार्ट जो है कुंफू पांडा का। जब जब आप डिमोटिवेटेड फील करें, जब जब आप लो फील करें, जब आपको लगे कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और मैं क्रैक नहीं कर पाऊंगा या फिर ये तो रेस लंबी है दोस्त, तो तब आप ये दो मूवीज में से कोई सी भी देख लीजिएगा। मैं गारंटी कह रहा हूँ आप नेक्स्ट मोमेंट से पढ़ना शुरू कर देंगे, विश्वास हो जाएगा आपको खुद के ऊपर। केजीएफ वो आप एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हैं। यस ओके। और कुछ क्वेश्चन? और एक और चीज है मोटिवेशन अपनी बनाए रखने के लिए, कुछ चीजें आर्टिफिशियल करनी पड़ती हैं। आर्टिफिशियल इन द सेंस कि अगर जब भी आपसे कोई बात करे, कोई कहे कि यार यूपीएससी क्यों कर रहा है, एमबीए कर लो। एमबीए नो डाउट बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लाइन है, एमबीए भी अच्छा है, सीए भी अच्छा, हर चीज अच्छी है अपनी अपनी जगह में। पर जब भी कोई आपसे किसी और फील्ड के बारे में बात करे, आप अपने वाले की तारीफ करो कि साला आईएएस ऐसे होते हैं, आईपीएस ऐसे होते हैं, आईआरएस ये करते हैं, वो करते हैं, तुम क्या करते हो। जितना आप लोगों को अपने सर्विस के बारे में बताओगे ना कि आप क्या बनना चाह रहे हो, उतना ही ज्यादा ये आपको मोटिवेट करेगा। अगला आदमी मोटिवेट हो या ना हो, आप जरूर मोटिवेट हो जाओगे, समझे? या आप कभी नोटिस करना, जब भी आप किसी को मोटिवेट करते हो, आप मोटिवेट हो जाते हो, चाहे अगला आदमी हो या ना हो। मेरी इंस्टा आईडी है ACP_अभिषेक गुप्ता। अभी किसी ने पूछा था राइटिंग के बारे में, किसी को राइटिंग के बारे में कुछ पूछना है, क्या लिखें क्या ना लिखें, क्या राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ओके, लेट मी कम टू राइटिंग। देखो राइटिंग में बहुत सारे आपको ओपिनियंस मिलेंगे कि आंसर का स्ट्रक्चर बनाओ, आंसर का स्ट्रक्चर बनाओ, या फिर आंसर को आप इस तरीके से लिखो, या फिर पहले आप कोई अच्छे से लाइन डालो, कोटेशन डालो, आप अच्छा सा इंट्रोडक्शन दो, कंक्लूजन दो। मेरे हिसाब से ये सब कुछ मैटर नहीं करता, सबका अपना तरीका होता है। मैटर करने का सिर्फ एक ही मैटर जो करता है वो एक ही चीज है कि उसने एक क्वेश्चन पूछा है, उसको आंसर चाहिए। अगर उसने पूछा है क्रिटिकली एनालाइज द पॉलिसी ऑफ मनरेगा, अगर उसने ये पूछा है क्वेश्चन में, तो उसको उसका क्रिटिकल एनालिसिस चाहिए। उसका मतलब है आप उसके फीचर्स लिखें और उसके प्रो एंड कॉन्स लिखें हर आंसर में। आपने इंट्रोडक्शन कैसा लिखा है, कंक्लूजन कैसा लिखा है, आई डोंट थिंक कि ये मैटर करता है। ये ट्रिक मैंने उन अटेम्प्ट्स में जिन में ट्राई करा, उसमें मेरा मेंस क्लियर हो जाता था इजीली। तो आप राइटिंग को लेकर परेशान ना होइए, आप बस टॉपिक को पढ़िए, सिर्फ एक ही बुक से पढ़िए या फिर विकिपीडिया से पढ़िए। मेरे हिसाब से आप इधर उधर बुक्स भी मत भागिए, राइट? कई लोग क्या करते हैं, जैसे इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, फिर डीडी बासु पढ़ लिया,
फिर और भी जो बुक्स आती है, अब तो भूल भी गए, कॉन्स्टिट्यूशन की बख्शी आती है, वो बुक पढ़ लिया, राइट। इतनी सारी बुक्स मत पढ़िए, आपको एक चीज समझने की जरूरत है जो बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। एक चीज आप समझिए कि जो प्रेसिडेंट के फंक्शंस हैं, जो प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चाहे आप 10 बुक पढ़ लो वो सेम ही रहेगा, समझे। जो आर्टिकल 74 कहता है वो आर्टिकल 74 हर बुक में सेम ही रहेगा। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, 1857 रिवोल्ट के जो फैक्टर्स थे दैट विल बी सेम अक्रॉस द बुक्स। तो मल्टीपल बुक्स नहीं पढ़ी है, और ये कभी ये मत सोचिए अरे मैंने कौन सी बुक पढ़ ली, मेरा दोस्त तो वो बुक पढ़ रहा है। लेट देम रीड। आपको पता होना चाहिए टॉपिक, आपको पता होना चाहिए कि 1857 कि जो रिवोल्ट था उसके क्या फैक्टर्स थे, या फिर और भी जो चीज़ें हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन एनालाइज करना आना चाहिए। पर बुक्स के आप ज़्यादा फोकस मत करिए। अगर आपको बुक्स में कंफर्टेबल नहीं है, आप विकिपीडिया से पढ़ लीजिए, यूट्यूब से पढ़ लीजिए। मैं फिर वही कह रहा हूँ, यूपीएससी को आंसर चाहिए, उसे बुक से कोई मतलब नहीं है, राइट। आप कितना अटेम्प्ट में निकाले, देखो मैंने एक थर्ड अटेम्प्ट में निकाला, एक सिक्स्थ अटेम्प्ट में निकाला है। सर मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है बट कोई गाइडर नहीं है सर, कैसे प्रिपरेशन करूं, प्लीज रिप्लाई। मैंने बताया ना, गाइडेंस आपको खूब मिल जाएगी यूट्यूब पर। सर सब बोलते हैं अपने वाई, अपना वाई क्लियर होना चाहिए, सर आपका वाई क्या था? देखो वाई सबका एक ही होता है, मतलब 90% लोगों का तो यही होता है, किसी का हो सकता है कुछ और। हम सब लोग नेशनल सर्विस करना चाहते हैं, नो डाउट। बट कहीं ना कहीं आईएएस आईपीएस को जब हम देखते हैं अपने शहरों में, व्हेन इन एज की वो ये नीली बत्ती की गाड़ी निकली, लाल बत्ती की गाड़ी निकली, तो कहीं ना कहीं हम सबका मन करता है कि यार हम भी वहाँ होने चाहिए। तो बेसिक फैक्टर वही होता था और मैक्सिमम लोगों का वही होता है, ठीक है। तो उसे ही वाई फैक्टर मान के चलिए। सही हो गलत हो ये मत सोचिए, जो चीज़ आपको मोटिवेट करती है गो फॉर दैट। अच्छा, हम ये बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो विल गो टॉपिक बाय टॉपिक। ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में किसको डाउट है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा ले, क्या लेना चाहिए ऑप्शनल सब्जेक्ट? प्लान बी, राइट। मेरा प्लान भी नहीं था यार। आई वॉज ऑफ द थ्योरी प्लान बी इज फॉर फेलियर्स, ऑल्दो आई वॉज रॉन्ग, बट ऑप्शनल के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए? ऑप्शनल के लिए आप देखो, सबसे बेटर वो रहता है अगर आपने ग्रेजुएशन में जो पढ़ा है उसको यूपीएससी बहुत अप्रिशिएट करता है। जब वो इंटरव्यू लेने बैठते हैं आपका यूपीएससी में, तो वो ये चाहते हैं कि आपको अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के बारे में पता हो। जब आप, अगर आपने लॉ करा है और आप लॉ नहीं ले रहे हैं, तो यूपीएससी वाला थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है कि यार इसका मतलब इसने जो 5 साल लॉ पढ़ी है उसने अच्छे से नहीं पढ़ा है, इसको लॉ पे विश्वास ही नहीं है, 5 साल लॉ पढ़ने में लॉ छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज ये है कि अगर आप ग्रेजुएशन वाला ले सकते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप जरूर वही लें, अगर ले सकते हैं तो, इफ यू हैव कॉन्फिडेंस। अगर आपको हल्का सा भी डाउट है कि यार इसमें तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, ये तो मैंने जस्ट लाइक अ ग्रेजुएशन पास कर लिया है जैसे कि मैंने इंजीनियरिंग में किया था, तो उस केस में आप कोई भी सब्जेक्ट जिसकी गाइडेंस अवेलेबल हो वो ले सकते हैं, और बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, राइट। बट इंटरेस्ट जो है मेरे हिसाब से लास्ट में आना चाहिए। सबसे पहला आपका मोटिव होना चाहिए मार्क्स। देखो मुझे इंटरेस्ट है किसी सब्जेक्ट में, लेकिन मैं उसको लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। अब हिस्ट्री है, हिस्ट्री में किसी को मॉडर्न हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, उसके बेस पे वो हिस्ट्री ले लेता है, राइट। लेकिन फिर एंशियंट और मिडिवल में वो हार मान जाता है, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो बेटर है आप देखिए गाइडेंस किसकी अवेलेबल है और किसमें वो मार्क्स स्कोर कर सकता है एक्चुअली में, किसमें वो लगातार पढ़ सकता है, ठीक है। तो सोशियोलॉजी में मेरा 11 था, ओके। नोट्स, हाउ टू मेक नोट्स, किसी को डाउट नोट्स पर? मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। ऑफ कोर्स यू कैन चूज एग्रीकल्चर राहुल, व्हाई नॉट? ज्योग्राफी ले लो यार, कोई भी सब्जेक्ट ले लो। इंग्लिश स्पीकिंग जरूरी है क्या, सौरभ पूछ रहे हैं। नो, इंग्लिश स्पीकिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट बट इट इज एसेंशियल, इट इज कहीं ना कहीं एसेंशियल है। अब यूपीएससी कहीं ना कहीं यही चाहती है कि इंग्लिश थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट आप बोल सके, क्योंकि देखिए सारी मीटिंग्स बाहर की सारी, आप कहीं भी बाहर कॉन्फ्रेंस में जाएंगे सब इंग्लिश में होता है, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको थोड़ी बेसिक इंग्लिश तो आती हो। यस, ओके, वी वर एट
नोट्स मेकिंग पर, किसी को नोट्स मेकिंग पर डाउट है? नोट्स मेकिंग पर व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ क्लियरिंग ऑल प्रीलिम्स? ओके, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, प्रीलिम्स में जो बेसिक चीज है, आप एक अपनी डायरी बना लीजिए। जो मेरा, देखो मेरा तरीका है, हो सकता है सिर्फ मेरे लिए काम कर रहा हूँ, पर अगर ये तरीका किसी और के लिए भी काम कर गया तो आई वुड बी हैप्पी। ठीक है, आप एक अपनी डायरी बना लीजिए कोई भी। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप 2-2 घंटे न्यूज़पेपर मत पढ़िए। जो कहता है गलत कहता है, मैं आपको बता रहा हूँ। न्यूज़पेपर आप पढ़े ना पढ़े, दैट इज अप टू यू, क्योंकि अगेन यूपीएससी को न्यूज़पेपर नहीं, यूपीएससी को चाहिए नॉलेज। ठीक है, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आज न्यूज़पेपर में वैक्सीन के बारे में निकला, जो नई वैक्सीन है कोविशील्ड के बारे में, तो आप कोविशील्ड के बारे में पढ़िए। एक आप अपनी डायरी में लिख लीजिए उसके बारे में, लेकिन फिर उसके बारे में मत पढ़िए नेक्स्ट डे, क्योंकि एक ही टॉपिक द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में एवरी डे आएगा, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, पहली बात। ठीक है, आपने एक बार अपना टॉपिक चुना, एक डायरी में टॉपिक बनाया कोविशील्ड के ऊपर, एक दिन लिखा, जो भी लिखना है उसी दिन लिख लीजिए। चाहे विकिपीडिया सर्च करिए, सेम विद फंडामेंटल राइट्स, हर चीज का एक एक टॉपिक का एक एक लफ्ज। अगर वो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है न्यूज़पेपर में, आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो एक तो आपका ये करंट अफेयर का पार्ट हो गया। सेकेंडली, प्रीलिम्स आपका, अगर आप सीक्रेट पूछे, प्रीलिम्स बेसिकली स्मार्ट वर्क होता है। प्रीलिम्स बेसिकली आपका होता है कैलकुलेटेड गेस। ऐसा कोई महारथी पैदा नहीं हुआ जो कि 100 के 100 क्वेश्चन जानता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ फॉर श्योर शॉट, हमारे भी काफ़ी फ्रेंड्स हैं, हम लोगों ने भी तैयारी करी है, हमारे बैचमेट्स भी हैं। 100 में से 30-35 क्वेश्चन से ज़्यादा किसी को नहीं आते। कट ऑफ जाता है 60, 55, 60, बट 30-35 क्वेश्चन में ही आप शॉर्ट हो सकते हो। और वो मैक्सिमम क्वेश्चंस सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, जितने भी आपके ट्रेडिशनल पार्ट हैं, सब वही होते हैं जिसमें कि आप एग्जैक्टली आपको आंसर पता है। ऐसे सिर्फ मुश्किल से 30 क्वेश्चन होंगे। अब बाकी के 70 क्वेश्चंस उसमें आपको लगाना पड़ता है। बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, कोचिंग इंस्टीट्यूट लगातार टेस्ट सीरीज निकालते रहते हैं, पर मुझे मैक्सिमम कोचिंग्स का टेस्ट जो लेवल है वो यूपीएससी जैसा नहीं लगता था। तो मैं क्या करता था, मैं यूपीएससी के ही पेपर निकालता था, लास्ट ईयर पेपर, चाहे वो सिविल सर्विसेज के हो, चाहे वो सीडीएस के हो, या और भी पेपर्स हो, मैं सारे निकालता था और उनको अटेम्प्ट करता था। तो मेरा जो गेस वर्क था प्रीलिम्स का, कैलकुलेटेड गेस वर्क, वो मेरा स्मार्ट हो गया था। अगर आज भी आप मुझे प्रीलिम्स का पेपर दे दो तो आई वुड क्लियर करे ना करे, लेकिन हाँ, आई एम श्योर कि 100 में से 40-45 क्वेश्चन तो आई विल डू राइटली, और छोड़े हुए 5 साल हो गए। ठीक है, तो आप यूपीएससी के लास्ट ईयर पेपर बहुत ज़्यादा ट्राई करिए। और एक और आपको हैक बता रहा हूँ, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें ना करें कोचिंग की, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आप सारे गवर्नमेंट के एग्जाम दीजिए, चाहे वो चपरासी का हो, चाहे वो क्लरिकल हो, चाहे वो बैंक पीओ का हो, चाहे वो एलआईसी का हो, चाहे वो एसएससी का हो, सीजीएल हो, सब इंस्पेक्टर हो, सारे एग्जाम दीजिए। भले ही आप निकालना ना चाहें, आप वहां जाना ना चाहें, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, पर कुछ नहीं होगा, पर आपका टेस्ट सीरीज की प्रिपरेशन हो जाएगी इन रियल टाइम कंडीशंस, इन रियल टाइम कंडीशंस। तो ये 2-3 चीजें हैं, आप अगर इन्हें इंप्लीमेंट करेंगे, सारे यूपीएससी के पेपर और सारे एग्जाम देने जो भी होते हैं, तो मुझे लगता है प्रीलिम्स फिर रुकना तो नहीं चाहिए। और बताइए कुछ है तो। हाउ टू अवॉइड डिप्रेशन, वेदर कोचिंग इज नेसेसरी। ओके, शॉर्ट नोट्स के ऊपर किसी का क्वेश्चन? सर यू आर सिलेक्टेड इन विच ईयर? सर सारी एनसीईआरटी 6 से 12 एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है एनसीईआरटी पढ़नी 6 से 12। देखो, अल्टीमेटली जो पेपर है ना, वो एनसीईआरटी से ही आता है। अब आता कैसे? अगर आप वहां से क्वेश्चन ढूंढने जाओगे, आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे एनसीईआरटी में कि ये तो एनसीईआरटी से आया ही नहीं। लेकिन होता क्या है, एनसीईआरटी में हर वर्ड का मेंशन जरूर होता है, उस वर्ड को आपको इंटरनेट से लगातार सर्च करना होता है। मैं क्या करता था, ज्योग्राफी में जैसे किसी भी प्लेस की बात हुई है, किसी एनिमल की बात हुई है, तो मैं उस एनिमल के बारे में विकिपीडिया सर्च करता था। अल्टीमेटली जो क्वेश्चन आते थे वो आते उसी एनिमल के बारे में थे जो एनसीईआरटी में मेंशन है। तो ये नहीं होगा कि यूपीएससी का आंसर एनसीईआरटी में मिलेगा, बस एनसीईआरटी को आप मान के चलिए अपना एज अ सिलेबस, राइट, कि ये पूरा सिलेबस है। जो एनसीईआरटी में टर्म्स हैं, एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं, ये आपका सिलेबस है, राइट।
इस सिलेबस, इस एनसीईआरटी का सिलेबस की तरह लीजिए, इसके बारे में स्टडी करिए, हर टॉपिक के बारे में। यही एक इवन जैसे अगर इकोनॉमिक्स की अगर आप बात करें, कई लोग इकोनॉमिक्स को लेके बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए क्या क्या पढ़ें, क्या क्या ना पढ़ें, राइट। तो इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपको अपना सीक्रेट बता रहा हूँ प्रीलिम्स का। मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ता था, ओनली इकोनॉमिक्स सर्वे। वाई? बिकॉज इकोनॉमिक्स सर्वे का मतलब क्या है? इंडियन इकोनॉमी का सर्वे, राइट। मतलब इंडियन इकोनॉमी इससे बाहर नहीं है, तो यूपीएससी इससे बाहर कुछ भी कैसे पूछ सकता है? जो भी पूछेगा इसमें कहीं ना कहीं कवर होगा। बट अगेन टेक दिस एज अ सिलेबस। इसमें आपको यूपीएससी के आंसर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको सारे वो टॉपिक्स मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स सर्वे जरूर पढ़ें और उसके जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च करें, थोड़ी सी, एक पेज, मतलब हाफ पेज और फुल पेज हर टॉपिक के ऊपर। अगर जीडीपी की बात हो रही है तो जीडीपी के बारे में सर्च कर लें, ग्रॉस नेशनल इनकम के बारे में बात हो रही है तो वहां बात कर लें, मनरेगा के बारे में बात हो रही है तो वो कर लें, किसी और स्कीम के बारे में बात हो रही है तो उसके ऊपर एक नोट्स बना लें। दैट्स ऑल। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। आपका इकोनॉमिक्स क्लियर हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सिर्फ इकोनॉमिक्स सर्वे 10-20 बुक्स मत पढ़िए। मैं तो विश्वास करता हूँ बहुत कम बुक्स पढ़ने पर। फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने दिया तो मेरी जो बुक शेल्फ थी वो इतनी बड़ी थी, और बड़ी होगी, कई सारी बुक इधर उधर रद्दी में भी चली गई है। पर जिन अटेम्प्ट मेरा क्लियर हुआ, बाय द थर्ड अटेम्प्ट एंड सिक्स्थ अटेम्प्ट जो मेरे क्लियर हुए हैं, उसमें मेरी जो बुक शेल्फ थी वो इतनी बड़ी थी। बस ये मुश्किल से 5-6 बुक्स होंगी, दैट्स ऑल। बाकी सब हो जाता है। इंडियन पॉलिटी की आपको 10 बुक्स मिल जाएंगी मार्केट में, पर आप एक बुक पकड़ लीजिए, कोई सी लक्ष्मीकांत पकड़ लीजिए तो उसे ही पढ़ लीजिए बस, और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगेन देखिए, आप इकोनॉमिक्स की बुक पूछ रहे हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इकोनॉमिक्स की बुक है इकोनॉमिक्स सर्वे मेरे। आप बस इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा इकोनॉमिक्स का। देखो, रमेश सिंह इकोनॉमिक्स सर्वे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इकोनॉमिक्स सर्वे दैट इज पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप बस वो पढ़ लीजिए इकोनॉमिक्स के लिए, पर उसे ऐसा नहीं कि उसे पेज बाय पेज पढ़ रहे हैं, उसको आप टॉपिक बाय टॉपिक पढ़िए। उसमें जो टॉपिक्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, उनके बारे में आप एक एक नोट्स बना लीजिए नेट से देखकर। आप इंटरनेट की दुनिया में मुझे लगता नहीं आपको इतनी बुक्स की जरूरत है, क्योंकि बुक्स तो चली आ रही है ट्रेडिशनल। अब आपको डिसाइड करना है आपको क्या पढ़ना है। क्या लक्ष्मीकांत पढ़ना चाहिए? ऑफकोर्स मेरे हिसाब से लक्ष्मीकांत वैसे क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों मैं लक्ष्मीकांत को सपोर्ट कर रहा हूँ? क्योंकि लक्ष्मीकांत बहुत सारी बुक्स का मिक्सचर है। तो रादर देन गोइंग फॉर अलग अलग बुक्स, आप लक्ष्मीकांत पढ़िए। लक्ष्मीकांत के नोट्स कैसे बनाओ? देखो, लक्ष्मीकांत खुद अपने आप में नोट्स है, उसके क्या नोट्स बनाएंगे आप? थोड़ी आदत डालिए बुक्स में ही लिखने का, ठीक है? बुक्स को साफ सुथरी मत छोड़िए। जो बुक साफ सुथरी, जब तक बुक साफ सुथरी रहेगी तब तक वो लक्ष्मीकांत की रहेगी। जब वो गंदी हो जाएगी, लाल नीला काला हरा सारे पेन, ऊपर नीचे इधर क्रॉस, इसका ये, तो जब आप ऐसे करेंगे तो वो बुक एक्चुअली में आपकी हो जाएगी। ऐसा हर बुक के साथ करिए। मैं आपको फिर भी एक बेसिक बुक लिस्ट बता देता हूँ। हिस्ट्री के लिए मैं पढ़ता था राजीव अहिर, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने विजन आईएएस के नोट्स पढ़े हैं, और इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स सर्वे, और इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी के लिए ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी, ठीक है? और क्या बचता है? एनवायरनमेंट भी ज्योग्राफी में ही कवर हो जाता था। तो बस मुझे लगता है यही था सारा जितना था, है ना? तो ज़्यादा बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोटी सी बुक शेल्फ रखिए, बस इंटरनेट का इस्तेमाल करिए हर टॉपिक में। कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो कि बुक में इतना ही लिखा था तो आपने इतना ही पढ़ा है, उसके अंदर जाइए, थोड़ा सा अंदर, सब हो जाएगा। हिस्ट्री की बुक्स राजीव अहिर, रतन जी, अच्छा, और कोई क्वेश्चन? प्रीलिम्स अब आ रहा है जुलाई में। मैथ यूपीएससी में इंपॉर्टेंट है क्या? मैथ एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। सीसेट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा भी एप्टीट्यूड है, आप सीसेट के पेपर देके देखिए लास्ट के पिछले 5-6 सालों के। अगर आप उसमें मतलब 40% स्कोर कर पा रहे हैं, इट मीन्स आपका इस बार भी क्लियर हो जाएगा। आपको सीसेट के लिए अलग से कोचिंग, अलग से बुक्स पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। इट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम जो इंडिया में होता है, सीसेट। अच्छा, इंटरव्यू के लिए कुछ लोग पूछ रहे हैं इंटरव्यू में क्या होता है। देखो, इंटरव्यू से मुझे बहुत डर लगता था शुरू में।
बहुत ज़्यादा डर लगता था, शायद इस वजह से नंबर भी कम आते थे। एक्चुअली हमारी गलती क्या होती है, जब हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हमें डर लगेगा ही। अगर हम बिना प्रैक्टिस के मैदान में जाएंगे तो हमें डर लगेगा। इंटरव्यू का आपको इसका भी एक हैक है। इंटरव्यू का एक बड़ा सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगा इंटरव्यू का, जिसने आखिर में काम किया है मेरे नंबर बढ़ाने के लिए। मैंने 4 इंटरव्यू दिए हुए हैं, 3 इंटरव्यू में मेरे ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, चौथे वाले में मेरे मार्क्स में 20-30% का मुनाफा हुआ। उसकी वजह ये थी कि मैंने अपना जो बायोडेटा था, जो अपना पूरा डीए फॉर्म होता है इंटरव्यूअर के पास, मैंने उसके ऊपर स्टडी किया था। कैसे स्टडी किया था? अगर मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, जो मेरी लोकेशन है, लाइक आई एम फ्रॉम मेरठ, तो अगर मैं मेरठ उसमें लिखा हुआ है तो मैंने मेरठ के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन सोचे इंटरव्यूअर की नज़र से। मैंने लिख लिए सारे क्वेश्चंस। अच्छा, और उसमें क्वेश्चन में से क्वेश्चन। तो बाय द एंड पूरा डीएफ को कंप्लीट करते करते आई हैव प्रिपेयर्ड अराउंड 1000 क्वेश्चंस। बस उन 1000 क्वेश्चंस के ही मैं आंसर याद करता रहता था। दिन भर बोलना, अपने आप से बोलना। अगर पार्क में घूम रहा हूँ कि अगर उसने मुझसे ये पूछा फिर वो ये पूछेगा। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, जिस दिन इंटरव्यू में गए, सारे के सारे क्वेश्चन, सारे अगर हम ना कहें एटलीस्ट 95% ऑफ क्वेश्चंस वो थे जिसको मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुका हूँ। ये बहुत बड़ा एडवांटेज रहा। तो ये एक बहुत बड़ा हैक है, आप इसे हैक मान के चले कि आप इंटरव्यू, अगर आप मेंस क्वालिफाई कर देते हैं उसके बाद ही आप इंटरव्यू की तैयारी करें, और इंटरव्यू के लिए आप पहले से ही 1000 क्वेश्चन तैयार कर लें जो आपसे पूछे जाएंगे। अपने आप को इंटरव्यूअर की जगह रखिए, ठीक है, और खुद इंटरव्यूअर बन के, और जो भी आपका नाम हो उसको अच्छे से ग्रिल कीजिए। जो क्वेश्चन आएंगे वही क्वेश्चन इंटरव्यूअर के पास भी है, ठीक है। सब एक जैसा ही सोचते हैं। यस, मैं अभी डीएसपी हूँ अंडमान निकोबार में। कौन पूछ रहा है? सर मैं अभी मेरठ गंगा नगर में रहती हूँ। ग्रेट 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 ग्रेट। 8 लेना चाहिए, ओके। और अभी अभी प्रीलिम्स आ रहा है, आप लोग तैयार हैं सब? अच्छा, कैन यू प्लीज से अबाउट मेंस के लिए डाउट है किसी के कि मेंस में ना पेपर होता है? मानसी, मैंने 6 अटेम्प्ट दिए हैं। मेरा मेरा 3rd अटेम्प्ट पे मैं IRTS में चला गया था, और 6th अटेम्प्ट में आई जॉइन डेनिप्स। अच्छा, अपनी जो प्रेफरेंस है ना, एक चीज़ ध्यान आइए, अपनी जो प्रेफरेंस है आपकी, जो आप भरेंगे अपनी सर्विसेज की प्रेफरेंस, वो बड़ा सोच समझ के भरिएगा, क्योंकि उस पर आपकी लाइफ डिपेंड होती है। जब जस्ट बिकॉज बाकी आपके दोस्त क्या भर रहे हैं या उसमें क्या कि क्या भरना चाहिए, ये सब पूछ पूछ के भरेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे उस चक्कर में, ठीक है। मेरा जो ड्रीम था वो बनना था IAS एंड IPS। मैं अपने आप को इमेजिन करता था DAM SSP की रैंक पर। बट मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट से लेकर 3rd अटेम्प्ट तक मैंने भरा IAS IPS IRS IFS एंड देन IRTS, और डेनिप्स वगैरह लास्ट में भरा एकदम। बट मैं IRTS में गया तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा सर्विस से खुश नहीं था, क्योंकि वो सर्विस के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था, राइट। तो आप हमेशा DAF भरते हुए बड़े ही वेग तरीके से मत बढ़िए, बड़ा ही इसे को कैजुअली मत लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इतना मेहनत करके एग्जाम क्लियर करते हैं एंड देन आपको कोई ऐसी सर्विस मिल जाती है जिसमें आप रहना ही ना चाहें, ठीक है। यूपीएससी में आपको बता दूं, मोर देन 50% ऑफ द कैंडिडेट सिलेक्टेड आर फ्रस्ट्रेटेड बाय द सर्विस, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अपना डीएफ बड़ा सोच समझ के भरिए, बड़ा सोच समझ के लोगों से गाइडेंस लीजिए। इसमें आप 5-6 दिन लगा दीजिए डीएफ पढ़ने में, प्रेफरेंस पढ़ने में, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपकी लाइफ डिपेंड करेगी। और मेंस की तैयारी कैसे करें थोड़ा बताएं। आई फेल्ड इन यूपीएससी एग्जाम, कोई बात नहीं भाई, क्लियर हो जाएगा, सब फेल होते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं हार्ड साइड से। जॉब के साथ घर पे जॉब के साथ आप बिल्कुल कर सकते हैं। फिर वही बात है, आपको सिलेबस पूरा करना है, और अगर आप सिलेबस पूरा कर पा रहे हैं दैट इज इनफ। देखो, दुनिया में हर तरह का आदमी है, ठीक है। आपको ऐसा आदमी मिलेगा जो 20-20 घंटे पढ़ रहा है, उसका क्लियर नहीं हो रहा। एक आपका दोस्त होगा जो 2-3 घंटे पढ़ता है मजे मजे में, और वो भी क्लियर कर देता है। हर तरह का आदमी है, तो कोई ऐसा रूल नहीं है कि वो ऐसा करता तो मैं भी ये करूँ। बस मैं फिर वही कह रहा हूँ, जो यूपीएससी को चाहिए वो उसको दे दो। आप उसको चाहिए आपका सिलेबस पूरा हो, और आपको आंसर जो पूछा गया वो आप जवाब दे दो बस। कॉमर्स बैकग्राउंड से कोई डिसएडवांटेज? नो, देयर इज नो डिसएडवांटेज ऑफ एनी बैकग्राउंड, एनी बैकग्राउंड। और कुछ बताइए, कोई क्वेश्चन अगर आपका हो। मेंस के लिए कुछ लोग मेंस के बारे में पूछ रहे थे।
मेंस आंसर राइटिंग के बारे में। देखो मेंस में जो आंसर राइटिंग है, अभी मैं डिफरेंस पर आऊँगा डेनिप्स एंड आईपीएस के, लेकिन उससे पहले मैं ये बता देता हूँ। देखो मेंस में जो आंसर राइटिंग है वो डिपेंड करता है कि उसमें क्या एक्चुअली पूछा गया है। जो आखिरी वाला वर्ड होता है ना, इलूसिडेट, कमेंट, क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली कमेंट, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, जो पूछा है वही बताइए। इनको अच्छे से स्टडी कर लीजिए गूगल पे जाकर कि अगर आपसे कमेंट पूछा है उसका क्या मतलब होता है कमेंट का। ये मतलब अगर आपको पता है बस फिर तो काम हो गया, फिर आप यूपीएससी में नहीं रुकेंगे। यूपीएससी यही चाहती है, क्योंकि कई बार आपको आंसर आता होता है फिर भी आप लिख के वो आते हैं जो आपसे पूछा नहीं गया। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को स्टडी करिए और फिर सिलेबस पूरा करिए, आपका यूपीएससी नहीं रुकेगा। अच्छा, अभी कोई पूछ रहा था डेनिप्स और आईपीएस में क्या डिफरेंस है। देखो डेनिप्स और आईपीएस में पहला डिफरेंस ये है कि आईपीएस इज अ ग्रुप ए सर्विस एंड डेनिप्स इज अ ग्रुप बी सर्विस। ये ग्रुप ए बनती है 8 साल बाद। ठीक है, और डेनिप्स और आईपीएस में जो मेजर डिफरेंस ऐसा है स्पीड का। बोथ डेनिप्स एंड आईपीएस स्टार्ट फ्रॉम द सेम स्टेशन। आप एक ट्रेन समझ लीजिए, सेम रेलवे स्टेशन है, स्टार्टिंग विद एसीपी, देन एडिशनल डीसीपी, देन डीसीपी, सेम स्टेशन है। बट आईपीएस भागा हुआ चला जाएगा और आप पीछे रेंगते 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 आते रहेंगे। आईपीएस 4 ईयर्स में एडिशनल डीसीपी बन जाते हैं दिल्ली में, एंड डेनिप्स को बनने में 8 साल लगते हैं। तो वो जो 4 साल का डिफरेंस है वही डिफरेंस मेन रहता है। बट बेस्ट पार्ट इज कि आपके पास स्टेबिलिटी है, आप डेनिप्स में दिल्ली में रहते हैं मैक्सिमम टाइम, आपके ट्रांसफर्स बहुत कम होते हैं, बस एक ही ट्रांसफर होता है। लाइक आई एम इन अंडमान निकोबार राइट नाउ, तो मेरा भी टेन्योर पूरा हो जाएगा, देन आई विल बी इन दिल्ली। और बाकी तो अगर किसी को पुलिस में इंटरेस्ट है तो आई थिंक बोथ आर वंडरफुल सर्विस। बताइए कोई डाउट हो अगर, लिखिए प्लीज। इंग्लिश बहुत वीक है तो वही स्ट्रॉन्ग, थोड़ी तो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। कुछ चीज वीक है तो उसका इलाज सिर्फ उसको हटाना ही है, वीकनेस को। सर आपके नोट्स प्लीज शेयर करो। देखो मैं नोट्स बनाता था फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में। जब मुझे समझ आया तो मैंने नोट्स बहुत कम बनाए हैं। मैंने आपको फिर कहा, मैं बुक को ही बार बार, मैं बुक में ही गंदा करता था। उसका एडवांटेज क्या होता है, जब आप बुक से ही रिवाइज करोगे, बुक में अंडरलाइन करोगे, बुक में ही नोट्स बनाओगे, जब आप बुक को रिवाइज करोगे ना बार बार, तो आपको हर बार कुछ ना कुछ नया मिलेगा। वो आपकी नॉलेज में एडवांटेज होगा। वरना अगर आप नोट्स बनाओगे तो वो आप इसमें लिमिटेड हो जाओगे, आप बार बार वही पढ़ोगे, रिवाइज करेंगे तो हर बार आप पाएंगे, हर बार नई चीज मिलती है, हर बार नई चीज, और वही आपकी नॉलेज में ऐड करेगा। तो आप नोट्स की जगह आई वुड सजेस्ट कि आप बुक्स लें और बुक्स में ही गंदा करें बुक्स को पूरा। सर मोबाइल से पढ़ने में हेडेक होता है, बिल्कुल होता है। मोबाइल से ज़्यादा आई वुड सजेस्ट कि आप कोई भी अपना टैबलेट वगैरह ले लीजिए। आईपैड अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आईपैड बहुत अच्छा है, उससे आंखों पे जोर नहीं पड़ता है। मेरे पास आईपैड था, इट रियली हेल्प मी। आपकी स्ट्रेटजी कैसी थी सर प्रीलिम्स के लिए? देखो जब प्रीलिम्स का पेपर सामने आता है ना, जब सामने आता है तो पहला मेरा जो होता है मेन फोकस स्पीड पे, राइट, कि मुझे पेपर पूरा करना है। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि 100 में से भैया 60 पे सिलेक्ट होता है तो मुझे 60 ही करना है जो आता है। क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंटली भी 60 करके आओगे, 60 क्वेश्चंस, उसमें भी यूपीएससी यही है 100%, 15 तो गलत होंगे ही, जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में लगेगा कि मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। तो यूपीएससी को समझिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करें, और अटेम्प्ट करने के लिए आप स्पीड दीजिए थोड़ी। सबसे पहला आप पूरे पेपर में जाइए टिक मार्क लगाते लगाते जो क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली आते हैं। अगर आपको पता है हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, टिक मार्क करिए आगे चलिए, टिक मार्क करिए आगे चलिए, टिक मार्क करके आगे चलिए। हो सकता है पहले राउंड में आप सिर्फ 20 ही क्वेश्चन करें और 20 क्वेश्चन को आप अपनी ओएमआर शीट पर मार्क कर लीजिए, राइट। फिर आप सेकंड राउंड में उन क्वेश्चंस को लीजिए जिनमें कि आपको 2 में डाउट है। अगर आपको 2 में डाउट है, अगर आप उसका आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं तो उन पर राउंड कर लें। फिर आप थर्ड राउंड, तो इस तरह से आप राउंड बाई राउंड चलिए, लेकिन हर राउंड के बाद मार्क कर लीजिए, ताकि एंड में एकदम से मार्किंग में गलत ना हो कि आखिरी में मार्क करूंगा, अब सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, पूरी ओएमआर शीट मार्क करनी है, तो उसमें गलती नहीं करनी है, इसलिए मिस्टेक्स नहीं करनी है। प्रीलिम्स की तैयारी किस तरह करें? लास्ट ईयर पेपर्स, एक बुक आती है, मैं आपको बता दूं, विजर्ड की, विजर्ड स्ट्रैटेजिस्ट, अगर किसी को पता हो, विजर्ड स्ट्रैटेजिस्ट बुक आती है एक। उसमें क्या है, हर टॉपिक लेते हैं और उस टॉपिक पे जो भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में, तो वो उसके नीचे होते हैं, राइट। तो आपने कोई टॉपिक पढ़ा,
आप विजार्ड के स्ट्रेटेजिस्ट उठाइए और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए उस टॉपिक के। वो एक्चुअली यूपीएससी वाले क्वेश्चंस हैं। अगर आप वो अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, इट मीन्स कि आप यूपीएससी की तैयारी में ठीक जा रहे हैं। अगर आपने पॉलिटी का कोई चैप्टर पढ़ा है, लेट्स से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और उसके आप 10 क्वेश्चन जो पिछले यूपीएससी में पूछे गए हैं पिछले सालों में, 10 में से 8 या 9 कर पाए हैं, तो इसका मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपका क्लियर है। अब आपको कहीं और हाथ मारने की जरूरत नहीं है, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। और पूछिए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसए, सर्वेश जी। एसए जब आप जीएस कंप्लीट कर लेंगे ना, अपना मेंस का सारा सिलेबस, एसए हो जाएगा। एसए के लिए एसए, हम एसए की बात कर रहे थे। अगर एसए के लिए आप कोई पर्टिकुलर बुक मत पढ़िए। एसए के लिए आप एक काम करिए, ज़्यादा एसए नहीं, आप सिर्फ 6 या 7 एसए अटेम्प्ट करेंगे मेंस से पहले, राइट। ओनली 6 to 7 एसेज बिफोर मेंस। बट वो एसेज जो है, वो एसए की जो स्ट्रैटेजी है, आप ऐसे मत करिए कि आज मैं एसए लिखता हूँ। आप एक बार यूट्यूब पे जाइए, सिर्फ यूपीएससी के उससे नहीं, आप यूट्यूब पे लाके लिखिए हाउ टू राइट बेस्ट एसेज। वो आपको बहुत सारी वीडियोस दिखाएगा, उसमें से कोई भी एक वीडियो, चाहे वो बाहर के लोगों की हो, कहीं की भी हो, आप एक वीडियो देख लीजिए। और उस वीडियो में, जैसे मैंने जो क्रक्स लिया था, मेरा क्रक्स ये था कि आप थोड़ा सा एग्जामिनर को थोड़ा सा शुरू में कंफ्यूज करिए। जैसे मतलब थोड़ा सा उसका एक्साइटमेंट हो कि ये मतलब क्या बोल रहा है, तो नेगेटिव बोल रहा है, उसका इंटरेस्ट बनना चाहिए पहले पैराग्राफ में कि ये तो कुछ अलग ही कैंडिडेट आ गया, ये बोल क्या रहा है। फिर आप लाइन पर आ जाएंगे तो वो आपका पढ़ेगा और एसए में आप स्कोर कर जाएंगे। एक बार आप यूट्यूब पे जाकर कोई भी एसए, हाउ टू राइट बेस्ट एसेज, वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पे जो वीडियोस हैं वो देखिए, आपको अच्छा लगेगा। बुक नेम कौन सी, क्वेश्चन की, ओके। ये विजार्ड की स्ट्रेटेजिस्ट लास्ट ईयर पेपर्स, ओके। जॉब प्रेफरेंस, देखो जॉब प्रेफरेंस, जब मैं पहली बार रेलवेज में गया उस टाइम तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस इनकम टैक्स, आईआरएस कस्टम्स, आईआरटीएस, देन डिफेंस स्टेट सर्विस। बट अब जब मैं 6th अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया है, तब तक मेरी प्रेफरेंस बदल चुकी थी, क्योंकि मैंने सर्विसेज को अंदर से देख लिया था और मैं बहुत गहराई से इन चीज़ों को देख चुका था। तो मेरी प्रेफरेंस आखिर में थी आईएएस, आईपीएस, डेनिक्स, डेनिप्स, उसके बाद आईडीईएस, डिफेंस स्टेट सर्विस, ठीक है। और उसके बाद तो फिर लंबी रेस थी, फिर आई डोंट रिमेम्बर उसके बाद, क्योंकि इनमें से मिल ही जाता है अगर आप सिलेक्ट हो गए तो। नोट्स नहीं है मेरे पास शुभ जी। प्रेफरेंस के बारे में किसी का कोई सवाल, प्रेफरेंस क्या भरे या सर्विस को लेकर? यस, विजार्ड स्ट्रेटेजिस्ट, ब्यूटीफुल चंदनी। अंदर से अपने आप को कैसे मेंटेन रखें, टू मच प्रॉब्लम इज सर। डेनिप्स कम्स अंडर आईपीएस और दिल्ली स्टेट पुलिस। डेनिप्स आता है होम मिनिस्ट्री के अंडर, सेम जिसमें आईपीएस आता है अंडर। मैंने पहले भी बताया है, दोनों सेम ही है, बट फर्क है कि उनकी ट्रेन फास्ट है, लाइक एन एक्सप्रेस ट्रेन, एंड डेनिप्स की जो ट्रेन है इट इज लाइक अ पैसेंजर ट्रेन, वो थोड़ा सा धीमे धीमे आएगी, पीछे 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 पीछे। एक आईपीएस रिटायर होता है डीजी रैंक पर, और डेनिप्स रिटायर होता है जॉइंट सीपी और आईजी रैंक पर। स्टार्टिंग सेम करते हैं दोनों। अगर आप स्टेट में हैं तो डेनिप्स डीएसपी बनेगा, एंड आईपीएस होते हैं एडिशनल एसपी, सेम ही होते हैं सब डिवीजन के इंचार्ज उसके। और अगर आप दिल्ली में हैं तो दोनों के दोनों एसीपी से शुरू करते हैं। डेनिप्स ऑफिसर एसीपी रहता है 7 साल, 7 या 8 साल, एंड आईपीएस रहते हैं 4 साल। एथिक्स ऑप्शनल कैसे लें, मैंने पहले भी बताया है कि गाइडेंस, जिसका गाइडेंस अवेलेबल हो वो ले, और बेस्ट ये रहता है जो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, अगर आप वो लेते हैं। इंटरव्यू में जब आप बोलते हैं कि यही मेरा ग्रेजुएशन में था और मैं इसी को पढ़ के यूपीएससी मेंस निकाला है, तो वो आपको समझते हैं आपने ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से करी है, मतलब आप जो भी करते हैं सीरियसली करते हैं, तो वो आपको इंटरव्यू में थोड़ा सा एडवांटेज दे देता है। यस, मेरी प्रेफरेंस आईएएस, आईपीएस, डेनिप्स। डेनिप्स के लिए यूपीएससी देना पड़ता है, टॉक्सिक सोल्जर। और बताइए, और कोई अगर आपके डाउट्स हैं कुछ भी। मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए प्लीज। देखो मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं था, मैं क्या सजेस्ट कर सकता हूँ, हो सकता है मैं जो बताऊँ आप उल्टा ही पड़ जाए।
what situation not prepare एनसीईआरटी नोट्स। एनसीईआरटी से नोट्स मत बनाइए, एनसीईआरटी खुद ही नोट्स है भाई। एनसीईआरटी इतनी सी बुक होती है 40-40 पेज की, 50-50 पेज की, उसके आप क्या नोट्स बनाएंगे एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी को तो आप बार बार पढ़िए, एनसीईआरटी को आप रिसर्च कर डालिए एनसीईआरटी पर, वही आपका यूपीएससी क्लियर कराएगी। अगर उसके नोट्स बनाएंगे तो वो नोट्स में आप लिमिटेड रह जाएंगे। फिर अगर वो नोट्स में से क्वेश्चन नहीं आया ना तो फिर ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होने पर यार डिमोटिवेट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो चुका था पहले अटेम्प्ट में, तो मेरे लिए उस वक्त वही बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इस टैटू कैन बी अलाउड। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये मोटिवेशन वगैरह है, ये सब चीज़ें तो साइन वेव की तरह है, कभी आप ऊपर फील करोगे, कभी डाउन फील करोगे। दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो 365 दिन मोटिवेट रहे। अगर कोई कहता है तो वो झूठ कहता है। इवन आफ्टर कमिंग टू सर्विस देर आर गुड डेज एंड बैड डेज। कभी आपका मन करेगा यार ये सर्विस में कहाँ फंस गए, कभी आपका मन करेगा ये तो बहुत बढ़िया सर्विस है। तो ये लाइफ का पार्ट है। आप जो भी करते हैं हमेशा अप्स एंड डाउन चलता रहेगा। बस बेटर है आप वापस आ जाए जहाँ थे। और उसके लिए मैंने आपको 2-3 फनी एक्टिविटी बताई है, लाइक मूवीज देखो आप 2-3, एक बुक पढ़ लेना यार सबको। एक बुक है एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट एक बुक का नाम है, एल्केमिस्ट पढ़ लीजिएगा आप। आपको कभी, मुझे लगता नहीं कि आप कभी स्ट्रगल करेंगे इन चीज़ों में, मोटिवेशन में। अगर हम लो करते तो आईएएस मिल सकता, क्यों नहीं मिल सकता है लो करके। एनवायरनमेंट के लिए स्ट्रैटेजी एनसीईआरटी, गो फॉर एनसीईआरटी, नथिंग एल्स। आप बहुत चिंता दिल आदमी हो। चलो थैंक यू, आई टेक दिस कॉम्प्लीमेंट। व्हाट मेड यू नॉट टू क्लियर मेंस इन फर्स्ट अटेम्प्ट? हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन है कि मेरा पहले अटेम्प्ट में मेंस क्यों नहीं क्लियर हुआ। ये आप लोग भी ध्यान रखिएगा जो बता रहा हूँ मैं। जब आप प्रीलिम्स देकर आते हैं, प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है 2 महीने के बाद। जब आप पहली बार दे रहे होते हैं सेकंड टाइम, तो आप एंग्जाइटियस रहते हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा। आप रोज अपना आंसर चेक करते हैं, रोज अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं कट ऑफ कि क्या आपको भाई इस बार क्या लगता है कितना कट ऑफ जाएगा, लगता है यूपीएससी कम कट ऑफ करेगी। तो इन चीज़ों में आप टाइम खराब कर देते हैं। आप 2 से 3 महीने, जब तक रिजल्ट नहीं आता, उस टाइम 2 महीने में रिजल्ट आता था, मैं 2 महीने यही काम करता रहा। रोज अपना पेपर लेके बैठना, यार मेरा ये क्वेश्चन सही होगा मुझे लग रहा है, ये इंटरनेट पे गलत लिखा है, या फिर वो टेस्ट सीरीज या फिर उस कोचिंग एकेडमी ने इस क्वेश्चन को ठीक करा है तो मेरा इतना मार्क्स हो गया, मेरा प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा। पर एंड में जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया, आई वॉज हैप्पी। लेकिन तब मेंस सिर्फ 2 महीने दूर था, और उन 2 महीने में मेंस की तैयारी मेरे लिए कम पड़ गई। तो वो गलती मत कीजिएगा। प्रीलिम्स खत्म हुआ, 2-3 दिन का रेस्ट लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, लेकिन सीधा मेंस की तैयारी शुरू करो। बल्कि प्रीलिम्स से 3 महीने पहले तक मेंस की तैयारी ही होनी चाहिए। प्रीलिम्स तो 2-3 महीने में हो जाएगा, लास्ट ईयर पेपर दोगे हो जाएगा प्रीलिम्स। मेडिकल के बारे में क्या बताएं? शुड प्रिपेयर इन ग्रुप और इंडिविजुअली? आई वुड से इंडिविजुअली, क्योंकि ग्रुप में आप डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं। ग्रुप में डिस्कशन यूपीएससी में कैसे सिलेक्ट होना है इसके ऊपर ज़्यादा है रादर देन टॉपिक्स के ऊपर। जब 4 लोग बैठते हैं तो किसी का हो रखा होता है, किसी का नहीं होता, कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, मतलब एक्सपीरियंसेस में ही रह जाते हैं, आप सिलेबस में फोकस नहीं कर पाते हैं। हर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को आईपीएस, सबको आईपीएस मिल सकता है। आईपीएस रैंक से मिलता है, सब्जेक्ट से नहीं। करंट अफेयर्स के बारे में चलो करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ी सी बात कीजिए। मैं आपको अपना ऑफिस दिखाता हूँ अभी। करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। करंट अफेयर्स 2 तरीके हैं। कुछ लोग कहेंगे न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, एवरीडे 2 घंटे 3 घंटे न्यूज़पेपर लगाओ। लेकिन मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, ये मैं बाय द टाइम कि मुझे समझ आया यूपीएससी क्या है, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था। थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा आपको कि यूपीएससी क्लियर करा है और न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते थे। मैं नहीं पढ़ता था न्यूज़पेपर। क्यों नहीं पढ़ता था? मुझे ऐसा लगता था जब मेरा काम ये कोचिंग वाले कर रहे हैं, लाइक एक वेबसाइट है insightsonindia.com या विजन आईएएस के नोट्स हो गए, अगर ये लोग मेरा काम कर रहे हैं, मेरे लिए पढ़ रहे हैं, मेरे लिए नोट्स बना के दे रहे हैं मुझे, तो मैं क्यों। यस, आवाज़ में कोल्ड है। एक्चुअली आई जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम दिस कोरोना थिंग। आज ही मैं ऑफिस आया हूँ आफ्टर 7 days। तो आप कहाँ थे? सॉरी, आई फॉरगॉट एक्चुअली। हाँ, न्यूज़पेपर
न्यूज़पेपर मैं नहीं पढ़ता था, मैं इनसाइट्स फॉर इंडिया पे जाता था, एवरीडे आज क्या हुआ, उन्होंने क्या नोट्स बनाए और उनके बारे में पढ़ता था, राइट। मुझे ऐसा लगता था कि जब कोई एजेंसी आपके लिए काम कर रही है तो आपको अपना टाइम ज़्यादा एफिशिएंट चीज़ों पे रखना चाहिए। हेलो जयंत। न्यूज़पेपर मैं आपको बता चुका हूँ, इट्स अप टू यू, पर मैं नहीं पढ़ता था। मैंने न्यूज़पेपर पहले 2 अटेम्प्ट में पढ़ा है, तीसरे में ही पढ़ा था, यस, बट आखिरी में न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा मैंने। मुझे लगता था कि सारा काम तो करके दे रहे हैं, फिर क्यों बार बार रिपीटेटिव पढ़ना, कोई फायदा है रिपीटेटिव पढ़ने से। मेरी रैंक पहले बार जब सिलेक्शन हुआ तो उसमें 592 थी, और इस बार जब सिलेक्शन हुआ तो 500 मीडियम। हाय तुलसी चौहान, तुलसी राम, आपने कोचिंग ली थी? यस, मैंने पहले अटेम्प्ट में कोचिंग ली थी, सारे सब्जेक्ट्स की ली थी, और शायद एक वही रीज़न था कि बाद के अटेम्प्ट में मुझे कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। कोचिंग एक बार ले ली, चीज़ समझ में आ गई, आपको कोचिंग में लिख गया क्या कराते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ सब्जेक्ट बेकार होते हैं, बस ठीक है। आपको बार बार कोचिंग की जरूरत नहीं है। एक बार अगर आपने ले ली है और आपको लगता है आपने नोट्स बना लिए हैं या फिर आपका सब्जेक्ट क्लियर है, तो आपको बार बार कोचिंग की जरूरत नहीं है। दुनिया में कोई ऐसी कोचिंग नहीं है जो आपका यूपीएससी क्लियर करा दे, ठीक है। देखो, ये जितने बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, आप देखोगे रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, इस बार 5 आउट ऑफ टॉप 10 हमारे यहाँ से निकले। देखते हो ना न्यूज़पेपर में एवरी टाइम। देखो उसमें होता क्या है, मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, आप जब आप मेंस क्लियर कर देते हो तो आपको फ्री इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, मॉक इंटरव्यू के लिए। मैं भी गया था फॉर प्रैक्टिस। अगर आप इंटरव्यू में आपने इंटरव्यू दिया, उनका मॉक इंटरव्यू, और आप इंटरव्यू के बाद सिलेक्ट हो गए यूपीएससी में, तो वो आपका नाम अपने लिस्ट पर लगा देंगे कि देखो ये हमारे यहाँ का स्टूडेंट है, जबकि एक्चुअली में होता नहीं है, हम उनके यहाँ के स्टूडेंट होते नहीं है। तो इस ट्रैप में मत फंसिएगा कि इस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे टॉपर्स दिए हैं, राइट। सब ट्रैप है, नॉर्मल रहिएगा बिल्कुल एकदम। इंटरव्यू सॉरी, कोचिंग कौन कहाँ से पढ़ाई किए हैं, मेरा नाम यार लिखा है इंट्रोडक्शन में, आप देख सकते हो। एथिक्स के बारे में बताइए। चलो एथिक्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक लिख लीजिएगा आप, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, बहुत कम लोगों को पता है। आप यूट्यूब पे जाइएगा और वहाँ पर माइकल सैंडल के लेक्चर हैं अबाउट जस्टिस। माइकल सैंडल, ठीक है, माइकल सैंडल। हेलो संध्या, समझ आया? यूट्यूब पे जाके माइकल सैंडल ऑन जस्टिस, अगर आपने ये कर लिया तो एथिक जो है, एथिक्स में आपका 50% काम हो गया। एथिक्स में आप नहीं हारोगे। 12 लेक्चर हैं, बहुत ही अच्छे हैं, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, बहुत मजा आएगा आपको। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है उसके लिए। यूपीएससी से पहले मैंने जॉब किया था। यूपीएससी से पहले मैं सेंट्रल एक्साइज में था, मैंने एसएससी क्लियर किया था, सीजीएल। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं सारे एग्जाम देता था क्योंकि वही मेरे लिए टेस्ट सीरीज होते थे। मैंने कोई फॉर्मल टेस्ट सीरीज नहीं लगाई थी, मैं एग्जाम सारे भरता था, चाहे वो कुछ क्लर्क का हो, चाहे पीएम का हो, चाहे किसी का एग्जाम हो, मुझे एग्जाम देना था बस रियल कंडीशंस में। तो उन एग्जाम्स में से बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर हुए। एसएससी सीजीएल क्लियर हुआ, और ये एफसीआई क्लियर हुआ, बैंक पीओ क्लियर हुआ, और भी थे, भूल भी गए, लेकिन बात वही थी कि आप सारे टेस्ट एग्जाम दीजिए। राहुल, ऑफिस आई शो यू इन द लास्ट। एनसीईआरटी में आप सारी बुक्स रीड कीजिए, जाट दुहन 6 से लेकर 12 तक। बायोलॉजी आप छोड़ सकते हैं, मैथ आप छोड़ सकते हैं। एंटर व्हाट क्वेश्चंस आस्क्ड एंड आई यू आंसर। हनी भी, आप अगर वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे बाद में, आपको पता लगेगा कि इंटरव्यू का मैं आपको बता चुका हूँ। आप बस क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए अपने डीएफ के ऊपर, आपका इंटरव्यू हो जाएगा। चीज़ों को सिंपल रखिए, देखिए चीज़ों को ना कॉम्प्लेक्स मत बनाइए। प्री मेंस इंटरव्यू कैसे करें, कैसे ना करें, सिंपल एकदम। यूपीएससी क्या चाहता है और आप क्या बोले। क्यों भाई, टीवीएफ एस्पिरेंट्स क्यों मत देखे? जय हिंद। मेरा मीडियम इंग्लिश था, यस, 6 से 12 एनसीईआरटी। मैथ आप छोड़ सकते हो, बिल्कुल छोड़ सकते हो। ऑफिस टूर करना है सबको, चलो डेट आई डू इन द लास्ट, ओके। आईआरएस सर्विस, देखिए आईआरएस सर्विस बहुत अच्छी सर्विस है, नो डाउट।
इनकम टैक्स में और सेंट्रल एक्साइज दोनों की बहुत अच्छी सर्विस है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। बट अगर आपका ड्रीम है, आप लोगों के बीच में जाना चाहते हैं, आप एक ऐसा लीडर जैसे आप जो मूवीज में देखते हैं या फिर जिसके लिए आपने तैयारी शुरू करी, तो वहां पर फिर वहां फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, क्योंकि वो सर्विस एनोनिमस सर्विस है। जो एक्चुअली में पब्लिक डीलिंग वाली सर्विसेज हैं वो सिर्फ 5 या 6 ही हैं। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, डेनिक्स, डेनिप्स, एक आईडीईएस, इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस, बहुत अच्छी सर्विस है, थोड़ा उसके बारे में पढ़िएगा, वो बहुत अच्छा लगता था मुझे। और आफ्टर डेनिप्स मेरी जो लास्ट में प्रेफरेंस थी दैट वाज आईडीईएस, डिफेंस एस्टेट सर्विस। आप बाकी फॉरेन ट्रेड सर्विसेज वगैरह, इंडियन ट्रेड सर्विसेज हैं, ये सब बहुत अच्छी सर्विस है बट एनोनिमस है, तो अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं तो आप उसको कर सकते हैं। सी सेट के लिए कुछ नहीं पढ़ना है, निक्स राजपूत, सी सेट का कुछ मत पढ़ना, टाइम वेस्ट है। अगर आपका सी सेट बहुत ही वीक है, बहुत वीक मतलब बिल्कुल ही आप ऐसे हो कि आप एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर पाते हो, तब तो आपको सी सेट की कोचिंग लेनी है। वरना अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है आप, या मैथमेटिक्स कभी आपने पढ़ा है, आप एक बार यूपीएससी का पेपर अटेम्प्ट करिए, लास्ट ईयर वाला 2 पेपर अटेम्प्ट करिए कोई भी, 2019 या 2018 के। अगर आप आधा कर पा रहे हैं, 100 में से 50 कर पा रहे हैं, तो आपको सी सेट के लिए छुइएगा नहीं, टाइम वेस्ट कर देंगे अपना, राइट। सी सेट के बारे में आपको समझ आ गया ना। मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ, बिल्कुल ना पढ़े। आईपीएस बनने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? यूपीएससी निकालना पड़ेगा अच्छी रैंक से। आई साइट की एलिजिबिलिटी आपको नेट पर मिल जाएगी, आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि मेरे को ऐसी आई साइट की इतनी दिक्कत नहीं थी, थोड़ा ही नंबर था तो कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज पर। आई अटेम्प्टेड पीआई एग्जाम बट द लेवल इज टू हाई, आई फेल्ट इट ऑन एक्सट्रीम लेवल। पीआई एग्जाम कौन सा होता है? आई कंसिस्टेंट कैसे रहे? कंसिस्टेंट के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, अपना जो आप करने जा रहे हैं, जो आपका गोल है, उसकी आप तारीफ करते रहिए। जब भी आप किसी से मिले, कि लोगों को मोटिवेट करिए, अपने दोस्तों को मोटिवेट करिए पढ़ने के लिए। इसलिए नहीं कि दोस्त पढ़ेगा, दोस्त तो पढ़ेगा ही, पढ़े ना पढ़े, पर आप जरूर पढ़ना शुरू कर दोगे। जब आप जो मोटिवेट करोगे वो बातें आपके दिमाग में जरूर बैठ जाएगी। मेरा नेक्स्ट प्रमोशन, या अगर मैं अंडमान में हुआ तो एसपी रैंक पर होगा, अगर मैं दिल्ली में हुआ तो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। हाय शैलेश, हाय हनी। मैथ्स में जो गधे हैं उनका क्या, मैथ्स में जो गधे हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी यूपीएससी में है, क्योंकि यूपीएससी में मैथ्स नहीं आता है। बहुत ही बोर कमेंट्स कर रहे हैं सब, सीरियसली। ओके, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप ग्रेजुएशन में अपने अच्छे नहीं थे, अगर आपको कोई भी चीज़ वीक है, लाइक आपका स्टडीज़ में आप अच्छे नहीं रहे हैं, तो मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मेरे 10th में, जो कि सीबीएसई बोर्ड है, आई स्कोर्ड ओनली 75%, एंड 12th में ओनली 60%, एंड देन इन इंजीनियरिंग अगेन 60%। तो मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। मैंने एक चीज़ अच्छे से करी है पूरी लाइफ में, और वो है यूपीएससी की तैयारी, जिसमें मेरा मन लगता था, और वो हो गया, 2 बार हो गया, राइट। तो इसका मतलब आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका पास्ट क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स जस्ट इट कि आप अब क्या कर रहे हैं, दैट्स इट। बहुत लोग मैथ्स को लेके वरी कर रहे हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स तो आपको सोचना ही नहीं है। ये एकमात्र ऐसा एग्जाम होगा जिससे मैथ्स नहीं आता है। बैंक में मैथ्स आएगा, एसएससी में मैथ्स आएगा, यूपीएससी में मैथ्स है ही नहीं। यार देखो, फीलिंग सर्विसेज में आने के बाद मिक्स्ड है। कुछ चीज़ें वैसी नहीं है जैसा दूर से दिखता है, यस, और कुछ चीज़ें वैसी हैं जैसा दिखता है। तो कई बार आपको अप्स एंड डाउन्स लगेंगे, कई बार आपको मजा आएगा, कई बार आप कहेंगे कहाँ फंस गया, डिसीजन नहीं ले पाते, कई बार लगेगा डिसीजन ले लेते हैं। तो ये मिक्स फीलिंग्स हैं, अगेन साइन वेव है, कभी अप्स एंड डाउन्स। ऑफिस में दिखाऊंगा भाई। नर्सिंग स्टूडेंट यूपीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो ग्रेजुएशन में काउंट होता है, रानी सक्रीति, तो फिर आप कर सकते हैं। हाय वैभव, हाय रितिका, यस शान्या। सी सेट में क्या आगे लोग आईपीएस बनने के लिए डिस्करेज क्यों करते हैं आईएएस के कंपैरिजन में? देखो, अगर आप मुझसे पूछें कि कौन सी सर्विस ज़्यादा अच्छी है, तो आईएएस आईपीएस वैसे तो दोनों बराबर हैं, बट दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। आईएएस में डाइवर्सिटी बहुत है,
मतलब आईएएस में आप कभी हेल्थ डिपार्टमेंट में होंगे, कभी आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में होंगे, कभी आप रूरल डेवलपमेंट में होंगे, कभी आप सेक्रेटरी एग्रीकल्चर होंगे, तो वहाँ पर आपको जगह जगह काम करने का मौका मिलता है। आईपीएस अच्छा है अगर आप वर्दी के शौकीन हैं, अगर आप अपनी विजिबिलिटी के शौकीन हैं कि आप जब लोगों में जाए तो आपको लोग पहचान लें, आपकी वर्दी ही आपकी पहचान हो, तो आप आईपीएस ले लीजिए। वरना आईएएस में बेसिक डिफरेंट डाइवर्सिटी का है। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था। पढ़ाई पढ़ाई तो होती रहेगी। लॉकडाउन कैसा है? लॉकडाउन लॉकडाउन जैसा है। जैसे हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, इंग्लिश बोलिए भाई, जैसी जैसी टूटी फूटी हमारी तरह जैसे मर्जी बोलिए, इम्प्रूव होती रहेगी। यस, कुछ है तो बताइए। आई थिंक ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है, तो अगर कुछ इम्पोर्टेंट है, आपको लगता है कुछ ऐसा सवाल है, तो आई एम रेडी टू आंसर। यूपीएससी में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं ये आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा यार। ट्रेनिंग पीरियड कितना होता है? ट्रेनिंग पीरियड 2 साल का होता है सारी सर्विसेज में, बस एक आईएफएस में 3 साल का है। जीएस के बारे में क्या बताएं? प्लीज आस्क स्पेसिफिक। यस, आईपीएस में हाइट मांगते हैं, बेसिक हाइट होती है, वो हाइट एग्जैक्टली आपको नेट से मिलेगा। इंग्लिश में सर एग्जाम कितने के हार्ड होते हैं यार? ये लोकसभा के मेंबर प्रेजेंट में कितने हैं? क्या आपको लगता है इट्स अ राइट फोरम टू आंसर दैट? ऑप्शनल के लिए मैथ्स गुड सब्जेक्ट है या नहीं? डिपेंड्स। अगर आप मैथ में इंटरेस्टिंग है, अगर आप मैथ में इंटरेस्टेड है, मैथ में आप अगर आप स्कूल में या कॉलेज में 90 90 100% स्कोर कर रहे थे, तो मैथ्स बिल्कुल लीजिए यार। देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका है टेक्निकल, मैथ्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, इनमें या तो स्कोर बहुत हाई जाता है या बहुत लो जाता है। ठीक है, तो या तो आप एकदम टॉप मारोगे अगर आप मैथ्स लेते हो, तो मैथ्स इलेक्ट्रिकल कुछ भी लेते हो। तो अगर आप सोशियोलॉजी पब्लिक हेल्थ लेते हो, तो ये सेफ सब्जेक्ट्स होते हैं। इनमें आप उन्होंने एवरेज स्कोर करोगे, लाइक 500 में से अगर 500 नंबर का है, आप इजिली आप 250 और 300 के बीच में स्कोर करोगे, तो इट विल एक्ट एज सेफ ऑप्शनल, राइट? तो ये आप डिसाइड कर लेना। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था। पुष्प यार, ऑफिस में ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ वेरी ऑर्डिनरी ऑफिस। ऑडिट पीछे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी हैं। पीएसआई के सिलेबस के बारे में मुझको नहीं पता, मैंने ये एग्जाम अटेम्प्ट नहीं किया था पीएसआई वाला। मैंने एसएससी दिया था, पीएसआई मैंने नहीं दिया था। जिनको गन चलाना नहीं आता वो भी आईपीएस बन सकते हैं यार। लोग आईपीएस बनने से पहले गन चलाने की ट्रेनिंग थोड़ी लेकर आते हैं। गन चलाना तो आई थिंक, मेरा कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, मैंने इंजीनियरिंग की है, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। थैंक यू टीश्वरी। शादी के लिए कितने रिश्ते आते हैं आफ्टर बिकमिंग आईपीएस? बहुत सारे, बर्बाद लग जाएगी, डोंट वरी। आईएफएस बहुत अच्छी सर्विस है, बट यू हैव टू रिमेन आउटसाइड इंडिया ऑल द टाइम। मैं लबासना नहीं गया, सॉरी। देखो सोशियोलॉजी में यार, सोशियोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। कई लोग सोशियोलॉजी के बारे में पूछ रहे हैं, पर अल्टीमेटली अगर आपको सिलेक्ट होना है, आपको हर टॉपिक का पता होना चाहिए। अगेन आखिरी में सोशियोलॉजी की एक बुक आती थी, आई थिंक विकास रंजन की थी शायद, या फिर यूनिक वालों की थी सोशियोलॉजी। 2 बुक्स थी वो, पार्ट 1 पार्ट 2। बस मैं वही पढ़ के जाता था, क्योंकि एग्जाम में आंसर चाहिए होता था और मुझे उसमें आंसर मिल जाते थे, राइट? तो सोशियोलॉजी मेरे लिए काम कर गई। आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी क्या जब आप तैयारी कर रहे थे? नाइस। सर मुझे इंग्लिश कम जानते हैं। सर जी मैथमेटिक्स जरूरी है क्या यूपीएससी के लिए? प्लीज मैसेज में क्लियर कर देना। ओके। मैकेनिकल ऑलवेज रॉक। ओके। लबासना में इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं आईएएस नहीं बना। सर कैडर सिलेक्शन कैसे होता है? आपकी रैंक पे डिपेंड करता है। आई एम ऑलरेडी मैरिड।
नाम यार, अब लाइव सेशन में आए हो, नाम तो देख लेते पहले। पता नहीं यार, मेरा प्यार कभी नहीं ठुकराया गया। ठीक है यार, यूपीएससी एस्पिरेंट की वेब सीरीज थोड़ी अच्छी है, थोड़ी ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड वर गुड, बाकी थोड़े स्लो थे। देखो आप कितने घंटे पढ़ते थे, वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो यार, मैं कभी तो मैं 20-20 घंटे पढ़ता था जब मजा आता था, और कभी कभी मैं 1 ही घंटा पढ़ता था। तो मैं क्या बताऊँ कितने घंटे पढ़ता था, इट डिपेंड्स कि मैं अपना टारगेट बनाता था कि भैया ये लक्ष्मीकांत है और आज सुबह बैठूंगा, शाम तक खत्म कर देनी है। इतना टाइम नहीं है कि इसे नेक्स्ट डे तक खींचा जाए। तो अगर वो खत्म हो गई देन आई वाज हैप्पी, चाहे उसमें 15 घंटे लगे, 16 लगे या 24 लगे। ठीक है, तो अपना फोकस बना लो, आज तो ये खत्म करके ही उठना है। आज ये टेस्ट सीरीज है, 2 टेस्ट हैं पुराने यूपीएससी के, ये आज दोनों करने हैं और दोनों को रिसर्च भी करना है, बाद में आज ही करना है। देखो टारगेट बड़े बड़े रखो, बड़े बड़े टारगेट। एक ही दिन में बुक खत्म, एक ही दिन में टेस्ट सीरीज खत्म, तब ही आप यूपीएससी की तरफ जाओगे हल्के हल्के, सीढ़ी बाई सीढ़ी। चलो ठीक है दोस्तों, आई थिंक कई लोगों के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैं आंसर कर चुका हूँ वीडियो में। जिन्होंने बाद में ज्वाइन करा है तो वो वीडियो को आप एक बार रिवाइंड करके देखिए, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। स्टडी करो बट होती नहीं है। स्टडी में बोरिंग से बचने के लिए क्या करें। चलो अब हम नेक्स्ट लाइव वीडियो में मिलते हैं, थोड़ा टाइम का शॉर्टेज भी है अभी, है ना। मेरा बहुत मन कर रहा है आप लोगों से बात करने का, लेकिन थोड़े से टाइम को देखते हुए हम बाद में एक बार फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन, है ना, एंड ऑल द बेस्ट। हो जाएगा, सबका हो जाएगा, लगे रहे तो हो जाएगा। मेरे सर कहते थे अगर लगे रहे हो, पहले में नहीं होगा तो दूसरे में हो जाएगा, दूसरे में नहीं होगा तीसरे में हो जाएगा, और 5वें में नहीं होगा 6ठे में हो जाएगा, और 6ठे में नहीं होगा तो पीसीएस हो जाएगा। पर आओगे जरूर सर्विसेज में, ये याद रखना। कोई भी यूपीएससी में जिसने तैयारी करा है वो खाली नहीं बैठा है, अगर वो लगा रहा है तो वो खाली सिर्फ तब बैठता है जब उसने बीच में तैयारी छोड़ दी है। राइट, बिल्कुल मत छोड़ना, लगे रहना, 101% हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।